सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बांग्लादेश में तख्तापलट होना या बेरोजगारी, महंगाई आदि का मुद्दा लेकर एक छात्र आंदोलन की तात्कालिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि बहुत गहरी है। तो आज उसी पृष्ठभूमि को देखेंगे कि इतना बड़ा घटनाक्रम कैसे हुआ और जो बांग्लादेश में तख्तापलट यानी कूप हुआ उसका मुख्य कारण क्या है, तो इसको देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इस तख्तापलट के कई कारण हैं। अगर हम देखें तो बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि जो है वह लगातार बढ़ रही है और इसकी जीडीपी देखें तो 6% से अधिक प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो उसकी बढ़ती जीडीपी और बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि, यह बात भारत के दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान इनको हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि चीन उसका मकसद क्या है कि हर देश के लिए उसका मकसद एक ही होता है कि भारी भरकम उस देश में इन्वेस्टमेंट करो और एकदम फ्री हैंड करके उनको जो है ऋण दो, और ऋण देने के बाद जब वो देश ऋण ना चुका पाएँ तो उन्हीं की संपत्ति को एक्वायर कर लो यानी इंक्रोचमेंट कर लो। तो इस तरीके से इस देश का यही मकसद होता है और आर्थिक गुलामी में देशों को फंसा लेता है और जियोपॉलिटिक्स में अपने आप को सर्वोच्च बनाना ही इसका उद्देश्य है। और इस मकसद में चीन जो है बांग्लादेश को लेकर ज़्यादा सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि बीआरई जो इसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको लेकर इसने जो है बांग्लादेश से ज़मीनें मांगी थी। तो उस समय की जो वर्तमान प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, इन्होंने इस सहमति से राज़ी नहीं हुई, ज़मीन देने से मना कर दिया। तो इस तरीके से यह चीन इससे नाराज़ था। और जैसा कि जो ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी वह भारत और चीन दोनों के साथ इनके संबंध बेहतर इन्होंने बनाया और दोनों में सामंजस्य बना के चलती थी, और वह भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके आगे बढ़ रही थी। लेकिन इनके जो ज़मीन देने की बात थी उस पर राज़ी नहीं हुई। तो यह चीन की नाराज़गी का मुख्य कारण यह है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो बांग्लादेश को लेकर उसके मन में जो है मलाल तो कई दशकों से है। आखिर 1971 के पहले जो है बांग्लादेश पाक का हिस्सा तो था। अगर बांग्लादेश की तरक्की होगी तो उसको यह कैसे हजम हो सकता है, जाहिर सी बात है। और एक भिखारी, वैसे भी पाकिस्तान भिखारी देश और एक भिखारी इंसान अपने दुश्मन को भिखारी के रूप में ही देखना चाहता है। इसीलिए पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधियों को सपोर्ट कर रही थी, लगातार सपोर्ट कर रही थी। और सपोर्ट मिलने का एक कारण और भी है कि बांग्लादेश की एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी दिखा रहे हैं उनकी फ़ोटो, पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो है क्या नाम है, उनका नाम है खालिदा जिया। तो ये हैं आपकी खालिदा जिया। तो खालिदा जिया जो हैं प्रो पाकिस्तान थे, ये प्रो पाकिस्तान हैं, यानी ये भारत देश का विरोध करती हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहती हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान का जो विरोधियों को सपोर्ट करने का मुख्य रीज़न ये भी थी कि ये जो है प्रो पाकिस्तान है, और ये वर्तमान में जो है इनको 2018 में भ्रष्टाचार के उसमें 17 साल की जेल हुई थी। तो वर्तमान में जेल में हैं। और इनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तथा बांग्लादेश के प्रतिबंधित कुछ उग्रवादी संगठन हैं जैसे जमातुल मुजाहिदीन तथा जमात इस्लामी को ISI ने, जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने सपोर्ट किया और उकसाया उनको, जिसका प्रतिफल हुआ कि छात्र आंदोलन की आड़ में जो है आतंकी ताकतें भी शामिल हुई। तो यहाँ इन सबकी मिलीभगत होने का प्रमाण यह है कि जैसे कि शेख हसीना ने PM पद से त्यागपत्र दिया, जैसे ये त्यागपत्र दिया इन्होंने, वैसे ही क्या हुआ, कुछ ही घंटों बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो कि हैं शहाबुद्दीन अहमद ने खालिदा जिया के रिहाई की बात कर दी। खालिदा जिया को रिहाई की बात कर दी और रिहाई का आदेश दे दिया। उस समय खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती थी, हालांकि जेल की सज़ा वो काट रही थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य कारणों से उनको अस्पताल में जो है एडमिट कराया गया था।
अब तख्तापलट की यह पृष्ठभूमि अभी इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। अमेरिका भी इसमें सहयोगी है, अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। इसमें यूएसए भी चाहता था कि शेख हसीना चुनाव हार जाएं, और शेख हसीना जो कि चौथी बार लगातार चुनाव जीत के आई, तो क्या किया, यूएसए ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि जो शेख हसीना हैं वह क्या चुनाव जो है अलोकतांत्रिक तरीके अपना के चुनाव जीती हैं। इसका मेन कारण था अब इनके प्रचार प्रसार करने का, और शेख हसीना को ये प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए नहीं देखना चाहते थे क्योंकि यूएसए जो है बांग्लादेश में एक एयरबेस बनाना चाहता था, जिसको लेकर शेख हसीना ने साफ इनकार कर दिया गया। शेख हसीना द्वारा बिल्कुल साफ इनकार कर दिया गया। इससे यूएसए के मन में मलाल थी, और जब हसीना जो है चुनाव जीत कर आई तो ये जो है यूएसए का काम करना शुरू कर दिया। इसने कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके अपना के जो है ये चुनाव जीती हैं। इस तरह से यह वही यूएसए है जिसने पाकिस्तान में इमरान खान की जब चुनी हुई सरकार थी तो उसको गिराने और आर्मी की मदद से शहबाज शरीफ की सरकार बनाने के लिए आगे आया था। तब इसको जो है पाकिस्तान में बड़ा लोकतंत्र दिख रहा था, लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई शेख हसीना को इसने अलोकतांत्रिक तरीके को खूब प्रचार किया, यानी वहाँ की जो है बांग्लादेश की पब्लिक को इसने खूब जो है भ्रमित किया। तो अमेरिकी मंशा बांग्लादेश को लेकर क्या है, इसको हाल ही के एक और घटना हुई जो यह बात की पुष्टि करता है कि जो शेख हसीना को पसंद नहीं करते थे और ये अपनी मंशा नहीं पूरी कर पा रहे थे, इसलिए शेख हसीना को नहीं चाहते थे। तो हाल की घटना क्या हुई, हाल की घटना में क्या हुआ कि जो है अमेरिका के राजदूत बांग्लादेश में जो अपॉइंट हैं वो इस तख्तापलट के 10 दिन पूर्व 25 जुलाई को बिना बताए यहाँ से चुपके से गायब हो लिए, यानी अमेरिका चले गए। अभी दिखा रहा हूँ उनको, ये हैं, इनका नाम है पीटर हास लिव्स बांग्लादेश क्वाडली। चुपचाप तरीके से भाग गए और इन्होंने जो तर्क दिया कि नॉट एग्जैक्टली द वे आई एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड माई असाइनमेंट एज यूएस एम्बेसडर टू बांग्लादेश। ये जो उम्मीद करके आए थे उस तरीके से हो नहीं रहा है बांग्लादेश में, यह कहकर ये जब भाग गए यहाँ से तो उसके बाद ये बात इन्होंने बोली। तो इस तरीके से यह बात प्रमाणित करती है, क्या प्रमाणित करती है कि अमेरिकी मंशा क्या थी, और इनको पहले ही इस चीज़ की भनक रही होगी तभी ये भाग के यहाँ से गए हैं। तो इनकी भी मिली भगत है। अब ये जो छात्र आंदोलन के रूप में विरोध शुरू हुआ उसका रूप देखकर कोई भी आप कह सकता है कि यह छात्र आंदोलन नहीं है। इसमें क्या है कि युवा से लेकर बुजुर्ग तक जो 60-70 साल के हैं वो भी शामिल हैं, महिलाएं पुरुष सब भी शामिल हैं। तो यह छात्र आंदोलन नहीं बल्कि आतंकी रूप में क्या है, अराजकता और हिंसा कर रहे हैं, और आर्थिक प्रगति करते बांग्लादेश में बेरोजगारी और महंगाई विरोध का कारण नहीं बल्कि क्या है, एक्सट्रीमिस्ट इनका इस्लामी ताकतें अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं। क्योंकि नेशन फर्स्ट नीति अपनाती थी वो कौन, शेख हसीना नेशन फर्स्ट, और सेकुलर थी और नेशन फर्स्ट सिद्धांत पे चलती थी। तो इस तरीके से अपनाने वाली जो है नेशन फर्स्ट नीति अपनाने वाली हसीना इनको जो है रास नहीं आ रही थी, सबसे मुख्य कारण यह है। इस तरह बांग्लादेश की अगर आंतरिक सुरक्षा में बाहरी यानी विदेशी ताकतें और जो खुफिया एजेंसियां हैं का बहुत दखल बढ़ गया। ऐसे में शेख हसीना जो है क्या हुई, इस्लामिक रेडिकलिज्म के मोर्चे पर गिरने के साथ ही विदेशी जो सुपर पावर हैं चीन अमेरिका जैसे, इनके आँखों में जो है खटकने लगी। इस तख्तापलट में पापियों यानी पाकिस्तानियों तथा चीनियों की संलिप्तता का कारण व्यक्तिगत आर्थिक और धार्मिक तो है ही, साथ में सबसे बड़ी इनकी जो मंशा थी कि भारत के पड़ोसी देशों को जो है कैसे अस्थिर किया जाए। इनकी जो मेन मंशा है कि भारत के पड़ोसी देशों को कैसे अस्थिर किया जाए। अब जब ये अस्थिर होंगे तो जाहिर सी बात है भारत की तरफ, अब जैसे बांग्लादेश अस्थिर हुआ तो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो कूच करेंगे भारत की तरफ, तो भारत की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये अस्थिरता चाहते हैं भारत के पड़ोसी देशों में, और अस्थिरता के साथ ये अपनी वहाँ पहुँच बनाना चाहते हैं और उनको आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं। जैसे इससे पूर्व श्रीलंका नेपाल के साथ आप देख ही चुके होंगे, हम्बनटोटा एयरपोर्ट जो है इनका वहाँ पे एक्वायर कर लिए, और तमाम ज़मीनें तमाम पाकिस्तान तो खैर गुलाम हो ही चुका है चीन का, नेपाल को भी इन्होंने प्रयास किया। तो इनका लक्ष्य कुल मिलाकर क्या है, दक्षिण एशिया में अपना जो है
डोमिनेंस स्थापित करना, उसके लिए ये चीनी अलग अलग प्रक्रिया अपना रहे हैं। अब इस तख्तापलट के होने से भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है, जैसा कि लगभग जो अनुमान है, पश्चिम बंगाल के एक जो विपक्ष के नेता हैं, शुभेंदु शायद नाम है उनका, शुभेंदु विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा है कि लगभग 1 करोड़ जो है हिंदू शरणार्थी जो है माइग्रेट करके भारत आ सकते हैं। तो यह चिंता तो है ही। दूसरी तरफ भारत तथा भारत के लोगों को सचेत रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि भारत में भी ऐसे हालात हो सकते हैं। इससे पूर्व आपने देखा होगा सीए तथा किसान आंदोलन के रूप में कैसे उग्रवादी घटनाएं हुई। लाल किले पे लोग जो है तिरंगा हटा के वहाँ पे खालिस्तानी झंडा लगा दिए थे। तो बस भारत ये मान लीजिए कि तभी तक बचा है जब तक भारत पश्चिमी देशों को तथा अन्य देशों को जो है लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर अपने देश में घुसने नहीं देगा। और अभी तक का जो खासकर मोदी कार्यकाल है, वह सबसे बड़ी बात यही है कि आंतरिक मामलों में जब कश्मीर की बात आई तो उसने स्पष्ट कर दिया कि जो है आंतरिक मामलों में हम किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। तो जब तक भारत देश अपने आंतरिक मामलों में विदेशी और पश्चिमी देशों को इनको घुसने नहीं देगा और अपनी आंतरिक जो है सुरक्षा और आंतरिक मामलों में एकदम निडरता से संप्रभु बना रहेगा, तब तक यह ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देश के भीतर आपको पता ही है ऐसी ताकतें अभी भी मौजूद हैं जो लोकतंत्र ख़त्म हो गया, संविधान ख़त्म हो गया, आरक्षण ख़त्म हो गया, ये सब बात कह के जनता को उकसाती रहती हैं। बस इनको क्या है, बाहरी पोषण नहीं मिल रहा है, यानी विदेशी ताकतें इंडिया में अपना वर्चस्व नहीं स्थापित कर पा रही हैं। भारत सरकार बिल्कुल संप्रभु तरीके से अपने आंतरिक मामलों को हैंडल कर रहा है। तो भारत को भी सचेत रहना है और भारत के जो है नागरिकों को भी सचेत रहना है कि ऐसे अराजक तत्वों से उनके भड़काने पर नहीं, बल्कि अपने विवेक का निर्णय लेते हुए हर कोई भी कार्य करें। तो यह बांग्लादेश में जो छात्र आंदोलन के नाम पर ये सब कुछ चल रहा है, इसमें सीधा आपका चरमपंथी जो हैं और धार्मिक कट्टरपंथी हैं, उन्हीं का बोलबाला है। और जिस तरीके से लोगों को मार डाला जा रहा है, जला दिया जा रहा है, अब आप समझ लीजिए कि जितने शेख हसीना पार्टी के नेता थे, बहुत सारे नेताओं को जिंदा जला के मार दिया गया, जिसमें एक पूर्व क्रिकेटर भी थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों को जला दिया गया है। तो इस तरीके से आप कोई आंदोलन कैसे कर सकते हैं? और अमेरिका और पाकिस्तान जैसे बेशरम लोग, आप देखिए, ये अमेरिकी जो है बांग्लादेश, यूएस का जो है क्या है, यूएस ने कहा है कि जो है अंतरिम गवर्नमेंट जो है बननी चाहिए। अब अंतरिम गवर्नमेंट में आप देखिएगा, खालिदा, मैंने बताया खालिदा, या तो ये बन सकती हैं। हालांकि जो है शांति, पीस, हारमनी रखने वाले देशों को जो है एक तरीके से समझाने के लिए खालिदा हो सकता है ना बने, क्योंकि इनका हमेशा से विवाद रहा है शेख हसीना से। तो एक अभी मैं देख रहा था, तो एक जो है क्या बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, हो सकता है उनको एक मुखौटा बना के रख दिया जाए। और जब बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, तो उसमें सीधा आर्मी के जो सेनाधिकारी थे पीछे उनके खड़े हुए थे। इसका सीधा मतलब था कि जो मेरे सामने बंदा बैठा है यानी राष्ट्रपति, वह हमारे रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रहा है, जितना डेटा मैंने उसमें फीड किया है वही उतना बोलेगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली अब जो बांग्लादेश में शासन होने वाला है वह सीधा सैन्य शासन होगा, क्योंकि कोई भी बनेगा तो वह सेना के अधीन ही होगा, चाहे जो बने प्रधानमंत्री। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अंत में यही कहेंगे कि ये जो कट्टरपंथी हैं आज बांग्लादेश में हिंसा कर रहे हैं, इनकी पाकिस्तानियों की तरह ही हालत होने वाली है, क्योंकि किसी देश में इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल क्या होता है या उस देश के नागरिक ही जानते हैं। और यह बात अगर पूछना चाहें तो जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, नापाक जो इनको सपोर्ट कर रहा है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था, इसको समझना ज़रूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।